छूट गया देह, दिन हुए अभी सिर्फ 4। छूट गया देह, दिन हुए हैं अभी सिर्फ 4। देखो परायों की क्या कहे, अपने ही मेरी हस्ती पर करने लगे वार। देखो परायों की क्या कहे, मेरे अपने ही मेरी हस्ती पर करने लगे वार। कल तक जो सौर्य गाथा मेरे कह कह कर लोगों को सुनाते थे, कल तक जो सौर्य गाथा मेरी कह कह कर लोगों को सुनाते थे, बड़े गर्व से मुझे अपना और खुद को मेरा बतलाते थे। और आज अस्थि विसर्जन से पहले ही मुझसे अपना पीछा छुड़ाते हैं। देखो जरा कुछ दिन और शेष बचे हैं, जाने क्या क्या रंग दिखलाते हैं। देखे कुछ दिन और शेष बचे, क्या क्या रंग दिखलाते हैं। दोस्तों, मौत की जश्न का चौथा भाग। और जैसा पिछले भाग में हमने देखा था कि श्रद्धांजलि देने के बहाने मुझे बुलाया गया और वहाँ का क्या मंजर था उसका वर्णन मैं आज करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दौरी श्रद्धांजलि का कुछ ऐसा आलम था कि मेरे मित्र की कई दिनों पुरानी तस्वीर को किसी फोटोग्राफर के द्वारा ऐसा बनाया गया जिसमें वह जूता, टोपी और बत्ती बांधे, हाथ में डंडा लिए और उसे खासकर खान के मुहाने पर एक चौकीदार की तरह दिखाया गया था। मैं तस्वीर को देखते ही समझ गया कि यह तस्वीर सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा बनवाई गई होगी और इसी कारण उन्होंने तस्वीर के नीचे हमारे सुरक्षित कामगार बीरू भाई को विनम्र श्रद्धांजलि की 2 लाइनें लिखवाना नहीं भूले। एक पल मेरे मन में विचार आया कि टोक दूं कि यदि वह सुरक्षित था तो कैसे मारा गया। बेचारा ना जाने क्या क्या अरमान लिए बेचारा ना जाने क्या क्या अरमान लिए अपने काम पर गया होगा, पर उसे क्या भला पता था कि आगे क्या होने वाला है। पर इसकी चिंता किसे, दुनिया तो सिर्फ अपने अपने मतलब से चलती है। यहाँ सुरक्षा अधिकारी भीरू की तस्वीर को माध्यम बना सुरक्षा संदेश देना चाहते हैं, वहीं कुछ साथी उसे की मौत की आड़ में अपनी छुट्टियां बनवाना चाहते हैं। तो नेतागण आगे चलकर अपनी नेतागिरी करना चाहते हैं। खैर, मैं अभी इस परिस्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि आज कोई भी भीरू के खिलाफ तो बोलेगा नहीं, और वैसे भी यह उसकी ज़िंदगी का अंतिम चरण और श्रद्धांजलि का दिन था। यह सोचकर मैंने वहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाना ही उचित समझा। सभी ने बढ़ चढ़कर उसके चरित्र को उजागर किया। किसी ने उसके आदर भाव को दिखाया, तो किसी ने उसकी ऐश्वर्य गाथा गाई, किसी ने उसके सहयोगी भावना को बताया, तो कुछ ने अंतर्मन से उसके लिए दुआएं भी मांगी। लेकिन इन सब के बीच ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें बेरुफूटी आँख भी नहीं सुहाता था, पर वह भी आज प्रबंधन के प्रभाव में आकर कुछ कमियों के साथ ही सही, पर थोड़ी बहुत उन्होंने भी ऐश्वर्य गाथा सुनाई ही दी। और लगे हाथ नेताओं ने वहीं मजदूर जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए, और फिर तो जैसे माहौल बदलता चला गया। भीरू की श्रद्धांजलि से हटकर वह माहौल नेताओं की नेतागिरी में तब्दील हो गया। अब धीरे धीरे वहाँ उपस्थित जन समुदाय परस्पर 2 भागों में बंटता चला गया और टीका टिप्पणी होने लगी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। लौटकर बिना किसी साधन के मैं वहाँ से चुपचाप अपनी कॉलोनी की ओर निकल पड़ा। मैंने चुपके से देखा कि जो ड्राइवर मुझे लेने आया था वह मुझे देख बगले झाँकने लगा। मैं समझ गया कि अब उसे
ऐसा कोई आदेश देने वाला अफसर तो बचा नहीं, तो भला वह मुझ पर उपकार क्यों करे। खैर, मैं भी अपनी मस्ती में अपने गम को भुलाने के लिए पैदल ही कॉलोनी के ऊपर निकल पड़ा। कॉलोनी की तरफ जाते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मानो बीरू भी मेरे साथ पहले की ही तरह पैदल घर की ओर सफ़र कर रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हम काम के बाद अक्सर यूं ही गुनगुनाते हुए उन जंगली झाड़ियों के बीच से होते हुए और खुशबूदार फूलों की खुशबू, शहद की भीनी भीनी महक के साथ अपने सारे दुख दर्द भूलकर और सारे दिन भर की चिड़चिड़ाहट और थकान को दूर करते हुए पैदल ही घर की तरफ निकल जाया करते थे। मैं ना जाने कैसे विचारों में मैं खोया रहा और मन ही मन उसके द्वारा जो अक्षर हम दोनों मिलकर गाया करते थे वह गीत गुनाने लगा। तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। लेकिन तभी मैंने अपने सुर में सुर मिलाते हुए किसी अनजानी आवाज़ को सुन पीछे पलट कर देखा तो वह मूंगफली वाला मुझसे कदम से कदम मिलाकर सुर मिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे दानी तुम। वह आंखों में आंसू लिए कहने लगा, साहब अब दानी मत कहिए, ना यह मैं दानी बचा और न ही मुझे नाम देने वाला। जो हमें छोड़ गया अब उसके नाम का भला क्या करूं। अब मुझे मेरा फ़कीर नाम ही रहने दो। वास्तव में मुझे अच्छे से याद है, फ़कीर नाम लिए हुआ यहाँ मूंगफली बेचा करता था। बहुत दिनों पहले जब इस खान की स्थापना हुई थी तब लोग उसे फ़कीर कहा करते थे। फ़कीर वास्तव में उतना भी खराब आदमी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जैसे तैसे 2 पैसे कमा लिया करता था। वो मेरा दोस्त ही था जिसने एक बार अपने किसी दोस्त को उसका मजाक उड़ाते हुए देख लिया और कहा, फ़कीर आज से तू फ़कीर नहीं, आज से तू दानी है। कहते हुए अपनी तनख्वाह का कुछ भाग उसके हाथ में थमाते हुए कहा, कल से तुम फेरी पर को चलो, और अपना कुछ पैसा उसे दे दिया। और तब से वही उसे दानी नाम से पुकारने लगा और यही नाम अब उसका प्रसिद्ध हो गया। वह जहाँ भी मिलता वह सबसे दाने के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करता। अब धीरे धीरे फ़कीर का वास्तविक नाम सभी भूल चुके थे। अब वह सिर्फ दानी और दानी रह गया था। लेकिन ऐसा क्या है जो कि दानी आज भी ना जाने क्यों मेरे साथ से सुर में सुर मिलाकर आगे बढ़ते जा रहा था। तभी थोड़ी दूरी पर चलकर उसने नम आँखों से मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया और कहा, भैया अगर एक कृपा कर सको तो इसे उस परिवार को दे देना जिसका कुछ मेरे ऊपर उपकार है। मैं दंग रह गया, ये क्या? अरे दानी, इसमें है क्या? वो कहने लगा, सरकार जब से मिला तब से जो कमाया उसका कुछ हिस्सा है, जिसने बनाया उसे तो वापस करना ही होगा। कहकर उसने लिफाफा मेरे जेब में रख दिया। मैं कुछ सोच नहीं पाया, बस यूं ही आंखें बंद किए नम आंखें लिए अपने आंसू को छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन शायद दानी भाग गया और वह भी अपने नम आंखों से कहा, साहब आप ही एकमात्र है जिसे मैंने इस तरीके से अकेले में रोते हुए देखा। लेकिन बुरा न मानो तो शायद दानी कभी काम आए तो मुझे याद करिएगा। और हाँ, न जाने क्यों 2 आदमी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे और आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। मैं बोला, 2 आदमी भला मुझे ढूंढते हुए, क्या बात है? बोले, नहीं वो बीरू भैया के यहाँ से आए थे और सिर्फ आपसे अकेले में मिलना चाहते थे। मैं भी हतप्रभ था कि आखिर ऐसी क्या बात है। तभी उसने नम आंखों से कहा,
भैया साली क्या दुनिया है। देखो अब जो है पिता को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और शायद वो अपनी बेटी का रिश्ता उसके बेटे से जोड़ने के लिए आपको माध्यम बनाना चाहते हैं। हम दोनों का तो जिसे दिमाग ही सुन हो गया। मैंने कहा छोड़ो यार, तो ज़माना ही ऐसा है। तो दोस्तों इससे भी और दर्दनाक आगे का अगला दिन देखते हैं। इन 13 दिनों में भीरू को और क्या क्या देखना होगा। इसी के साथ चौथा भाग समाप्त। अगले भाग में फिर देखेंगे 5वें दिन की कथा। धन्यवाद।